तो मैं अनिल कुमार पलाश एक बार फिर आपको पलाश क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम कक्षा 10वीं हिंदी व्याकरण के वे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। और ये प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो आइए हम इनको देखते हैं। कक्षा 10वीं हिंदी व्याकरण, भारतेंदु युग के दो कवि के नाम लिखिए। मतलब भारतेंदु युग के दो प्रमुख कवियों के नाम क्या है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र। इनकी प्रमुख रचना जो है प्रेम सरोवर और मन की लहर। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है वो प्रेम सरोवर है और प्रताप नारायण की जो रचना है मन की लहर है। तो ये महत्वपूर्ण भारतेंदु युग के दो कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द्विवेदी युग के दो कवियों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के दो कवियों के नाम एक तो अयोध्या सिंह उपाध्याय और तथा मैथिली चरण गुप्त। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो रचना है वह प्रिय प्रवास है और मैथिली चरण गुप्त की जो रचना है वो साकेत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो प्रगतिवादी कवि के नाम लिखिए। तो दो प्रगतिवादी कवि के नाम नागार्जुन तथा शिवमंगलम सिंह थे। तो नागार्जुन की प्रमुख रचना युगधारा है और शिवमंगलम सिंह सुमन की जो रचना है वो हिल्लोह है। क्या है? हिल्लो। ये दो प्रगतिवादी कवियों के जानकारी है। अगला क्वेश्चन हमारा, दो प्रयोगवादी कवि के नाम लिखिए। तो दो प्रयोगवादी कवि एक तो आज्ञे और तथा दूसरा जो है मुक्तिबोध है। कौन है? पहला कौन है? आज्ञे और दूसरा कौन है? मुक्तिबोध। तो आज्ञे जी की रचना जो है हरी घास पर क्षण भर। क्या है रचना? हरी घास पर क्षण भर। और मुक्तिबोध की रचना जो है चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, नई कविता के दो कवियों के नाम लिखिए। तो जो नई कविता के दो कवियों के नाम, एक पहला है भवानी प्रसाद मिश्र। तो इनकी कविता जो है वो सन्नाटा है। जगदीश चंद्र गुप्त, इनकी नाव के पांव। ये दो प्रमुख कवि और इनकी रचना मतलब कविता। अगला क्वेश्चन हमारा, रहस्यवाद की परिभाषा लिखिए। मतलब रहस्यवाद किसे कहते हैं? तो रहस्यवाद का अर्थ, ध्यान से सुनना, रहस्यवाद का अर्थ किसी विषय पर चिंतन करना। अब चिंतन करेंगे तो किसी को क्या पता लगेगा कि हम क्या चिंतन कर रहे हैं? तो वो क्या कहलाएगा? वो रहस्य कहलाएगा। और उसके विषय में सोचना ही रहस्यवाद कहलाता है। ठीक है, मतलब जिसके बारे में दूसरों को पता ना हो, सिर्फ खुद को पता हो और अपन खुद उसका चिंतन कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? रहस्यवाद बोलते हैं। इसके प्रमुख कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत। तो रहस्यवाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नई कविता की दो विशेषता लिखिए। अब नई कविता की विशेषता क्या है? इसमें कवि ने यथार्थवाद का चित्रण किया। मतलब नई कविता में कवि ने क्या करा? असलियत के बारे में बताया, जो अभी चल रहा है उसके बारे में बताया है। इसमें नवीन उपमानों और प्रतीकों का अध्ययन किया। मतलब नए नए तथ्यों का अध्ययन किया गया है। दो बातों का ध्यान रखना है, यथार्थ चित्रण मतलब आज के बारे में बताया गया है और नवीन उपमान मतलब नए नए तथ्यों का वर्णन किया गया है। छायावाद की परिभाषा लिखिए। तो छायावाद किसे कहते हैं? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म के प्रति विद्रोह है। इसमें सूक्ष्मता के बारे में बताया। मतलब छायावाद कविता में, छायावाद में क्या क्या बताया गया? सूक्ष्मता के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, छायावाद के दो कवि के नाम लिखिए। तो छायावाद के कवि के नाम महादेवी वर्मा, तो जिनकी रचना है निर्जा और निहार। क्या रचना है? निर्जा और निहार। अब है सुमित्रानंद पंत, तो वीणा और गुंजन। क्या है? वीणा और गुंजन। और जयशंकर प्रसाद के लहर और आंसू। तो ये छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी रचना है। अगला है, प्रगतिवादी काव्य की विशेषता लिखिए। तो प्रगतिवादी काव्य की विशेषता निम्नलिखित है। इस काव्य में पुरानी परंपराओं का जमकर विरोध किया गया है। मतलब ध्यान रखना, प्रगति का मतलब याद रखना आप कि पुरानी परंपराओं का विरोध हुआ है। प्रगतिवाद में क्या हुआ है? पुरानी परंपराओं का विरोध हुआ है। इसमें शोषित वर्ग के लिए दया के भाव के बारे में मतलब जिनका हनन होता है, जिस वर्ग का हनन होता है या जिस वर्ग का नुकसान होता है उनके प्रति दया का भाव दिखाया गया है। इस काव्य में नारी को पुरुष के समान अधिकार के बारे में बताया गया। मतलब नारी को जो है पुरुष के समान अधिकार के बारे में बताया गया है। ध्यान रखना, प्रगतिवादी कविता के ये विशेषता है। अगला है, छायावाद काव्य की विशेषता लिखिए। तो छायावाद काव्य की विशेषता क्या है? छायावाद काव्य में यथार्थ की अपेक्षा कल्पना के बारे में। अब छाया, अब खुद आप देख सकते हैं छाया किसको बोलते हैं। एक मनुष्य की छाया होती है तो वो कल्पना मात्र ही होती है।
छाया क्या होती है? कल्पना मात्र। जैसे आप बढ़ते जाएंगे छाया आपकी बढ़ती है, मतलब वो कल्पना मात्र होती जाएगी। तो छायावाद काव्य में यथार्थ की अपेक्षा क्या हुआ है? कल्पना के बारे में अधिक बातें की गई है। इसमें वेदना एवं निराशा के भाव देखने को मिले। क्या देखने को मिला है? वेदना मिली है और निराशा के भाव देखने को मिले। क्यों? क्योंकि हम जब किसी कल्पना के बारे में सोचेंगे या हम अपने मन में किसी चीज़ की कल्पना करेंगे तो हमारे मन में वेदना भी आएगी और निराशा के भाव भी उत्पन्न होंगे। छायावाद काव्य में नवीन छंदों एवं अलंकारों का प्रयोग किया। अच्छा, इसमें एक बड़ी विशेषता ये रखी है कि इसमें नवीन छंद और अलंकार का प्रयोग किया गया है। रहस्यवाद कविता की विशेषता लिखी है। रहस्यवाद कविता का आशय किसी विषय के बारे में ज्ञान न हो उसका चिंतन करना रहस्यवाद कहलाता। रहस्यवाद का मतलब क्या होता है कि किसी विषय के बारे में आपको कोई जानकारी ना हो, मतलब कोई जानकारी ना हो लेकिन इसके फिर भी उसका चिंतन करना ही रहस्यवाद कहलाता। ठीक, इसकी प्रधानता चिंतन की प्रधानता, इसमें पीड़ा विरह वेदना के प्रति चर्चा और दार्शनिक भावना की पुट रखना, मतलब ये रहस्यवाद के बारे में बताया गया। इसमें ईश्वर की खोज के बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन है प्रयोगवादी काव्य की विशेषता लिखिए। तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है प्रयोगवादी काव्य में कुंठाओं और वासनाओं के बारे में बात की। किस किस के बारे में बात की गई है? कुंठाओं और वासनाओं के बारे में बात की गई है। काव्य के प्रति रूपक सभी के बारे में चर्चा की गई। मतलब क्या क्या? काव्य के प्रति रूपक सभी के बारे में चर्चा की गई है। इस काव्य में ज्ञान के बारे में बताया, मतलब क्या किसके बारे में बताया गया है? ज्ञान के बारे में इस कविता में बताया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है छायावाद और रहस्यवाद काव्य में अंतर बताइए। तो छायावाद किसे कहते हैं और रहस्यवाद किसे कहते हैं देख लेते हैं। छायावाद में नारी की सुंदरता का आकलन किया गया है। रहस्यवाद में परमात्मा के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। ठीक है, छायावाद में नारी की सुंदरता के बारे में बताया गया है, तो रहस्यवाद में परमात्मा के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। छायावाद में स्थूल के प्रति सूक्ष्मता का विद्रोह है, तो रहस्यवाद में परमात्मा के प्रति प्रेम का चित्रण है, मतलब परमात्मा के प्रति क्या है? प्रेम का चित्रण है। छायावाद में मर्यादा का उल्लंघन किया गया है, इसमें मर्यादा पवित्रता के बारे में बताया गया है। मतलब दोनों एक चक्की के दो पाटे बताए गए, एक इधर और एक इधर। छायावाद में स्त्री की सौंदर्यता और सूक्ष्मता के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्मता और मर्यादा का उल्लंघन। तो रहस्यवाद में परमात्मा का सौंदर्य, परमात्मा के प्रति प्रेम और मर्यादा और पवित्रता के बारे में बताया गया है। नई कविता की विशेषता देखते हैं। नई कविता में आधुनिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, दिख ही रहा स्पष्ट। इसमें नई भाषा के बारे में बताया गया है। इसमें जिंदगी के सभी सत्य के बारे में बताया गया है। नाटक की परिभाषा लिखिए। नाटक किसे कहते हैं? तो नाटक एक दृश्य काव्य, सबको दिखाई देता है। नाटक का मतलब होता है कि हम सामने नाटक देख रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है जो रो रहा है, कुछ मांग रहा है, तो वो नाटक ही कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? नाटक। तो नाटक एक दृश्य काव्य है। इसमें मानव का संपूर्ण जीवन के रोचक वर्णन किया गया। मतलब नाटक में क्या होता है कि मानव के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है। अगला, रेखा चित्र किसे कहते हैं? तो रेखा चित्र किसी पात्र का चित्रण चित्र के माध्यम से करना ही रेखा चित्र कहलाता है। ठीक है, रेखा चित्र किसे कहते हैं? तो किसी पात्र का चित्रण चित्र के माध्यम से करना ही रेखा चित्र कहलाता है। आलोचना का क्या अर्थ है? किसी भी रचना के गुण और दोष के बारे में बताना ही आलोचना कहलाती है। हाँ, क्या कहलाती है? आलोचना। अब हम आलोचना करते हैं मतलब किसी के बारे में बुरा भला कहते हैं, अच्छा कहते हैं, जो भी अच्छा कहते हैं या बुरा भला कहते हैं, हम कुछ तो बोलते हैं ना उसके बारे में, तो उसी को हम आलोचना कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम आलोचना। चाहे अब वो अच्छी हो या बुरी हो, वो आलोचना कहलाएगी। अब इसके प्रमुख लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला है संस्मरण की विशेषता लिखिए। संस्मरण, तो संस्मरण का मतलब मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी मान लो शाम हो रही है ना, तो आपने सुबह से अभी तक क्या करा उसको आकलन करना ही संस्मरण कहलाता है। ठीक है, आपने कल क्या किया था, कल को किस चीज पर वर्क किया था, कल कहाँ गए थे, उसका मनन करना ही संस्मरण कहलाता है। अब आंसर देखते हैं।
संस्मरण की विशेषता, लेखक मात्र उसी का वर्णन करता है जो उसने खुद देखा है ना। लेखक मतलब जिस संस्मरण का मतलब ही क्या है, जो खुद देखता हो, खुद जानता हो उसके बारे में, उसका ही वो वर्णन करता है। लेखक को आत्मकथा के बारे में बताया गया है। इसका संबंध अक्सर महान पुरुषों के बारे में चर्चा की गई, मतलब इसका जो संबंध है वो महान पुरुषों से रखा गया, क्योंकि इन्होंने खुद अपने मतलब अपनी जीवनी खुद अपने हाथ से लिखी हुई है। इसको आत्मकथा भी हम बोल सकते हैं। तो ये संस्मरण की विशेषता होती है। रिपोर्टाज किसे कहते हैं? रिपोर्टाज का वर्णन किसी विशेष घटना का चित्रण मर्मश किया गया है, सहजता के साथ इसमें घटना का साहित्यिक चित्रण किया गया है। पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि घटना जो उसने लिखी है वह स्वयं लेखक ने देखकर लिखी। मतलब कि रिपोर्टाज का मतलब क्या होता है कि रिपोर्टाज का वर्णन किसी विशेष घटना, मतलब एक ऐसी घटना जिसका चित्रण वो चित्र के माध्यम से मर्मश किया गया, मतलब बताया गया है सहजता के साथ। इसमें घटना का साहित्यिक चित्रण, मतलब घटना को साहित्य के द्वारा चित्रण किया गया है, दर्शाया गया है। पढ़ने वाले जब कोई उसको पढ़ता है तो ऐसा लगता हो कि वो खुद लेखक ने उसको देखकर या उसको जानकर ही लिखा है। जैसे कि हम मतलब झांसी की रानी की कविता पढ़ते हैं, उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे लो हर बोलो के मुंह। तो इस कविता को हम पढ़ के हम देखते हैं तो इसमें ऐसा लगता है जैसे लेखक खुद उस समय वहां पर होगा और उसने रानी लक्ष्मीबाई को इस तरीके से युद्ध करते देखा होगा, तो उसके अंदर जो भाव उत्पन्न हुए उसी भाव को उसने अपने काव्य में प्रस्तुत किया। तो ऐसे इसको हम रिपोर्टाज कहते हैं। कहानी और उपन्यास में अंतर बताइए। तो कहानी किसको बोलते हैं और उपन्यास किसको बोलते हैं? ध्यान से देखना। कहानी में जीवन का आंशिक चित्रण किया गया। कहानी में क्या किया गया है? जीवन का आंशिक चित्रण किया गया है। और उपन्यास में जीवन का वृहद आकलन किया गया। मतलब कहानी में जीवन, मतलब कहानी क्या होती है कि छोटी सी घटना, उसके बारे में हमने वर्णन कर दिया। और उपन्यास जीवन का वृहद अध्ययन होता है। कहानी का आकार छोटा हो सकता है तो उपन्यास का आकार बड़ा होता है। स्पष्ट दिख रहा है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है और उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। ठीक है। नाटक और एकांकी में अंतर बताइए। तो नाटक किसे कहते हैं और एकांकी किसे कहते हैं? तो नाटक तो भी बताया था मैंने, नाटक एक दृश्य काव्य है, जबकि एकांकी एक कथा पर आधारित होती है। मतलब एकांकी क्या होती है? एक कथा पर आधारित होती है। नाटक में पुरानी कथा का आकलन किया जाता है और जबकि एकांकी में एक ही कथा का आकलन किया, मतलब नाटक में हम किसी भी कथा का आकलन कर सकते हैं, जबकि एकांकी में एक ही कथा का आकलन किया जाता है। नाटक में अनेक अंग होते हैं जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए। जीवनी किसे कहते हैं और आत्मकथा किसे कहते हैं? तो आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की घटना का वर्णन खुद करते हैं, जबकि लेखक दूसरे के बारे में प्रेरित होकर उसके बारे में लिखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला कि जीवनी में लेखक खुद जिम्मेदार होता है, वह अपने अनुभवों को लिखता है। भाषा और बोली में अंतर लिखिए। मतलब भाषा किसको बोलते हैं और बोली किसको बोलते हैं? तो भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा का क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है। विस्तृत का मतलब लंबा होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। क्या होता है? बोली का क्षेत्र क्या होता है? सीमित मतलब छोटा होता है। तो इसको हम सरल भाषा में समझ लेते हैं। भाषा एक राज्य भाषा हो सकती है, देश की भाषा हो सकती है। राज्य कितना बड़ा होता है, देश कितना बड़ा होता है, ठीक है, तो इसको भाषा बोलते हैं। बोली 10-10 किलोमीटर पे चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? बोली 10-10 किलोमीटर पे चेंज हो जाती है। हम यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, इस तरीके से बोलते हैं। और इससे 10 किलोमीटर दूर जाकर अगर तू कहाँ जा रहा है, तू क्या कर रहा है, इस तरह की बोली दिखाई देती है। तो भाषा और बोली में ये अंतर होता है। भाषा का साहित्यिक प्रचुरता में लिखित होता है, जबकि बोली साहित्य अलिखित है। मतलब भाषा को हम लिखित रूप में देखते हैं, जबकि बोली अलिखित होती है। मतलब बोली को लिखा नहीं जाता है। भाषा में एक से अधिक बोलियां होती है। अब भाषा में हिंदी भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है, गुजराती भी हो सकती है, जबकि बोली में भाषाओं का समावेश नहीं होता। अगर बोली जो होती है उसमें भाषा का समावेश नहीं हो सकता। आप खड़ी भाषा में, खड़ी बोली में भाषा नहीं लिख सकते, ठीक है।
मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा बघेलखंड, बघेली, मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, ऐसी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। मुख्य रूप से ये है। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताइए। तो महाकाव्य किसको बोलते हैं और खंड काव्य किसको बोलते हैं? तो सॉरी, ये जो क्वेश्चन है लिया गया है, ठीक है। महाकाव्य और खंड काव्य किसको बोलते हैं? तो महाकाव्य ऐसा प्रबंध काव्य है जिसमें किसी महान चरित्र के जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। महाकाव्य ऐसा प्रबंध काव्य है जिसमें किसी महान चरित्र के जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है, महाकाव्य कहलाता है। खंड काव्य भी प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। इसमें किसी विशेष घटना के अंश का अध्ययन किया जाता है। खंड काव्य में विशेष घटना का अध्ययन किया जाता है और महाकाव्य में किसी विशेष व्यक्ति के जीवन का, संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है। छंद की परिभाषा लिखिए। किसी वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि का अध्ययन रखकर शब्द की रचना छंद कहलाता है। मतलब किसी वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि का ध्यान रखकर शब्द की रचना ही छंद कहलाता है। अगला है आवेदन पत्र। देखते हैं। अपने विद्यालय के प्राचार्य को निरंतर छात्र कोषी से छात्रवृत्ति प्रदान करने हैं तो आवेदन पत्र लिखिए। देखिए, आप अपने विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिख रहे हैं। इसमें आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी की आय इतनी नहीं है कि आपको आगे पढ़ा सके, तो आप निरंतर छात्र कोष से उन्हें कुछ राशि प्रदान करें जिससे कि वो आगे पढ़ सके, ठीक है। तो शुरू में स्टार्टिंग क्या लिखेंगे? सेवा में प्राचार्य महोदय, आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, जो आपका नगर है उसका नाम आ जाएगा। विषय क्या है आपका? निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। इसके बाद महोदय सेवा में निवेदन है कि मेरा नाम, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, मैं, और मेरे पिताजी का नाम, आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, मैं, आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं, मैं पिछले वर्ष की परीक्षा में प्रथम अंक प्राप्त किया। अब आप चाहे 10वीं हो, 11वीं हो, जिस कक्षा में आपने प्रथम अंक प्राप्त किया। मेरे पिताजी बहुत गरीब है, मेरे पिताजी क्या है? बहुत गरीब है, और मैं इस कारण अपनी छात्रवृत्ति की सेवा में अपना फॉर्म जमा कर रहा हूँ। मतलब जो छात्रवृत्ति जो चल रही है उसकी सेवा में अपना फॉर्म जमा कर रहा हूँ। कृपया करके आप मेरा आवेदन जमा करें और मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि मैं एक गरीब छात्र हूँ और मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं और मेरी पढ़ाई को वो मतलब आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जिससे कि मतलब मैं आगे पढ़ सकूं, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मतलब जो निर्धन छात्र कोष से जो छात्रवृत्ति उपलब्ध होती है वो आप मुझे उपलब्ध कराएं जिससे कि मैं आगे पढ़ सकूं, ठीक है। इसके बाद धन्यवाद, आपका नाम, आपकी कक्षा, और ये आपको लिखना है। अगला है, आपने नगर के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखे और सूचित करें कि आपके मोहल्ले में चोरी की घटना में वृद्धि हो रही है, अतः पुलिस गश्ती बढ़ाई जाए, ठीक है। अब आपका एक नगर है, मतलब आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर चोरी की घटना बहुत बढ़ रही है और उसको संभालने के लिए आप पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन पत्र लिखते हैं और उन्हें समझाते हैं। क्या? सेवा में जिसके नाम लिख रहे हैं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय, जिस नगर में आप रहते हैं। विषय क्या है आपका? चोरी की घटना में वृद्धि होने आवेदन पर जमा कर रहे हैं। महोदय, मैं, आप जहां भी निवास करते हैं, सतवास का निवासी हूं और मेरा नाम, जो आपका नाम है, मैं आपको पूरे मोहल्ले की तरफ से यह जानकारी देना चाहता हूं कि कई दिनों से हमारे मोहल्ले में चोरी की घटना बहुत ही अधिक घट रही है, जिससे कि सभी नागरिक बहुत परेशान हैं। आए दिन चोरी की घटना हो रही है जिसके कारण हर समय डर बना रहता है। आपसे निवेदन है कि आप जल्द यहाँ पर गश्ती का आदेश दें जिससे कि चोरी की घटना को रोक सके, ठीक है। धन्यवाद। एक जवाबदार नागरिक और नाम और दिनांक, और यहाँ पर आप उन लोगों के साइन ले सकते हैं जो आपके मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। अगला, उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो आप आपकी एक किसी भी उत्तर पुस्तिका की जांच करवाना चाहते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने पूरा पेपर अच्छे से हल करके आए हैं लेकिन आपको शिक्षक ने, चेक करने वाले ने सही नंबर नहीं दिए हैं। तो सेवा में सचिव, वहाँ का पता माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश, आप जिस राज्य के नाम है वो नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर राज्य का नाम लिख सकते हैं। विषय उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र, जी आपका विषय है। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा, आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं का छात्र हूं, मैंने सभी माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा दी है, मेरे सभी विषय में अच्छे नंबर आए हैं, सभी विषय में मैंने 90 अंक से ऊपर लेकर आया हूं। एक विषय में मैंने अंक बहुत कम लाए हैं जिसके कारण
मैं अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे एक विषय की उत्तर पुस्तिका की चेक करके मेरे वास्तविक नंबर दे मतलब वास्तविक नंबर दे, जिस कारण मैं अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हूं और आप से निवेदन करता हूं कि आप मेरे एक विषय की उत्तर पुस्तिका को चेक करके मेरे वास्तविक नंबर दे। रोल नंबर, नाम और पता। मतलब आपको क्या करना है, इसमें आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवेदन पत्र लिखना है, जिसमें आपको बताना है कि मेरा नाम ये है, मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ और मैंने जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं जो भी परीक्षा दी है उसमें 90 अंक से अधिक अंक मैंने लेकर मतलब आया हूँ, लेकिन जो अभी मुझे नंबर प्राप्त हुए हैं वो मैं उस नंबर से संतुष्ट नहीं हूँ, जिस कारण मैं आपको आवेदन कर रहा हूं। तो आप मुझे मतलब मेरी उत्तर पुस्तिका का फिर से पुनर्मूल्यांकन करवा कर मुझे दीजिए। ठीक है, रोल नंबर, नाम, पता दिया जाएगा। अगला, माध्यमिक शिक्षा सचिव शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची अथवा प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो ये ऊपर वाला देखकर लिख सकते हैं आप। परीक्षा ध्वनि अवधि में ध्वनि विस्तार यंत्र, लाउड स्पीकर के बजाने पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में जिला अधिकारी को पत्र लिखिए। सेवा में जिलाधीश अधिकारी महोदय देवास जिस जिले में रहते हैं, एमपी विषय परीक्षा ध्वनि अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रतिबंध लगाने के संबंध में जानकारी। ठीक है, सेवा में निवेदन है कि मेरा नाम, आपका जो नाम है, मैं कक्षा में पढ़ते हैं, कुछ दिन बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा नजदीक आ रही है, लेकिन हमारे मोहल्ले में कुछ लोग बहुत जोर से तेज आवाज में लाउड स्पीकर को बजा रहे हैं और इस कारण हम अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे। कृपया करके आप तत्काल कार्रवाई करके जिससे कि सभी ठीक से पढ़ाई कर सके। ठीक है, मतलब शॉर्ट लिखा है, धन्यवाद प्रार्थी, आपका जो नाम आ जाएगा और दिनांक। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको जिलाधीश को एक आवेदन पत्र लिखना है, आपको संबंधित जानकारी देना है कि मतलब ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो सेवा में निवेदन है कि मेरा नाम जो है, मैं इस कक्षा में पढ़ता हूं और माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जो बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होने वाली है, और लेकिन हमारे मोहल्ले में बहुत तेज आवाज में देर रात तक लाउड स्पीकर बजाया जाता है, जिससे कि बहुत से लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आप तत्काल कार्रवाई कर इसको बंद कराने की कृपा करें, जिससे कि सभी लोग अपनी पढ़ाई कर सके। अगला है, मोहल्ले की साफ सफाई की व्यवस्था के विषय में नगर निगम के महापौर, नगर निगम अध्यक्ष को शिकायत पत्र लिखिए। तो आपके मोहल्ले में गंदगी फैल रही है, जिसके लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, तो सेवा में महापौर, नगर निगम अध्यक्ष, सतवास, जो भी जिस नगर में आप रहते हैं, विषय मोहल्ले में साफ सफाई के लिए आवेदन पत्र। मान्यवर सेवा में निवेदन है कि जिस नगर में आप रहते का निवासी हूँ, पहले हमारे मोहल्ले में प्रतिदिन साफ सफाई चलती थी, लेकिन कुछ समय से मोहल्ले में साफ सफाई नहीं हो रही है, जिस कारण मोहल्ले में बहुत गंदगी फैल रही है। नालियों का पानी बाहर निकल रहा है, जिससे पूरा रोड खराब हो रहा है, पूरे रोड का कचरा फैल रहा है, जिसके कारण मोहल्ले में गंदगी फैल रही है और अधिक मच्छर भी फैल रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द मोहल्ले की साफ सफाई कराने की कृपा करें। धन्यवाद, दिनांक और निवेदन, जो आपका नाम है, यहाँ पे आप नाम और पता लिख सकते हो और मोहल्ले वालों के साइन आप करा सकते हैं। ठीक है, तो यह आवेदन पत्र हुआ। एक और है, अपने बड़े भाई के विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र भेजिए। मतलब आपका बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, शादी है, बर्थडे पार्टी है, जो भी पार्टी है उसमें आप अपने मित्र को बुलाना चाहते हैं। अब आप अपने मित्र को बुलाना चाहते हैं तो प्रिय मित्र नमस्ते, पता आ जाएगा। तुम्हें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बड़े भाई या बहन की शादी या बर्थडे पार्टी जो भी इस माह में होने वाली है, और मैं तुम्हें सबसे पहले निमंत्रण भेज रहा हूँ, पत्र भेज रहा हूँ। मैं मेरे घर में अकेला हूँ कार्य करने के लिए, इसलिए समय से पहले तुम्हें शादी में आना है और मेरा साथ देना है, जिससे कि शादी में कोई परेशानी ना हो। और शादी दिनांक, जिस तारीख को दिनांक है, जिस तारीख तक रहेगी, जो कार्यक्रम रहेगा वो आपको लिखना है, तक चलेगी। तुम्हें शादी से 3 दिन पहले आना होगा, जिससे कि हम पूरी तैयारी कर सके। तुम्हारा मित्र और नाम। तो ये
हमने माध्यमिक परीक्षा शिक्षा मंडल भोपाल कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण वे प्रश्न लिए हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं और कुछ आवेदन पत्र लिए हैं। अगर आपको लेख समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि ऐसे वीडियो और हम आपके सामने लेकर आते रहें। धन्यवाद।